फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है आरिफ मोहम्मद खान साहब का धुएंधार इंटरव्यू हुआ वायरल। खोली फर्जी भाईचारे की पोल। अरे बाप रे, चलो शुरू करते हैं, मजेदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरिफ साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि कहा जा रहा है कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। किसी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी है और बेहुदा बात बोलने की भी आजादी है। किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है आरिफ साहब कि क्या इस सियासत ने वाकई हमारे समाज को हिंदू मुसलमान के खांचे में इतना गहरे तक काट दिया है कि अब वाकई वो खाई नजर आने लगी है? ये आज नहीं आया, ये तो 47 में इतना बड़ा पाठ था कि लगता था। मैंने जब होश संभाला है, मैं आजादी के बाद पैदा हुआ, मैंने जब होश संभाला है तो मुझे नहीं लगता था कि ये आसानी से ये पट पाएगा। लेकिन 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद स्थिति बहुत तेजी से सुधार की तरफ गई। 80 आते आते 77 में इमरजेंसी लगी, उसने स्थिति को और बेहतर बनाया। 80 आया, स्थिति और बेहतर हुई। लेकिन फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन चला। जिस तरह तब टू नेशन थ्योरी कहा गया था, इन्होंने आइडेंटिटी अलग बताई। इस संस्था का औचित्य और ये बनी हुई क्यों है संस्था, अगर ये अपने ही समुदाय को खराब करने पर लगी हुई है? ये इसलिए बने हुए हैं और इसलिए चल रहे हैं कि आप कह रही हैं ये सबसे बड़ी संस्था है। यही तो वो सुनना चाहते हैं कि वो बड़ी संस्था है। राजनीतिक दल उनको पहचानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे वो अपने जाती फायदे किस चीज में है उसका एजेंडा चलाते हैं। अभी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। 1986 जब तक सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, इनको दिल्ली के मोहल्लों में भी कोई नहीं जानता था। मैंने बार बार कहा, आज कह रहा हूं आपसे, आइए चल इनके पर्सनल लॉ बोर्ड और इनके 2-3 लीडरों के नाम ले लीजिए जो बड़े लीडर हैं, और चलिए गांव में चलते हैं। किसी में अगर 100 लोगों में 5 लोग नाम से परिचित हों इनके, तो आप जो कहेंगे वो सजा में ले लूंगा। गजब बेइज्जती है। ये इनका लोगों से ताल्लुक नहीं है, इनका एक ही काम है, दिल्ली में घूम घूम कर राजनेताओं को ये बताना कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हम तुम्हें पूरी कम्युनिटी का वोट दिलवा देंगे। मत भूलिए कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, वो 10 साल तक चलने वाले उस आंदोलन का नतीजा था, जिसमें कहा गया कि हम इस देश में रहने वाले लोग एक राष्ट्र नहीं है, हम 2 राष्ट्र हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस हैसियत में तो है नहीं कि हम 2 राष्ट्र हैं ये कह सके। अब वो कह रहा है 86 से हमारी 2 पहचानें हैं, एक हिंदुस्तानी पहचान है, एक हमारी पहचान है। हमारी पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का परचम लहरा देना और इस्लाम को इस तौर पे बदनाम करना, ये कहीं से तो आता होगा ना। ये हिंसा की आप अगर परसेंटेज में भी देखेंगे, घटनाओं के तौर पर भी देखेंगे, तो पूरी दुनिया, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, पाकिस्तान तक। इतने दिन से सर मार रहा हूँ और आपके सवाल के जवाब में कितनी दफा बता चुका, जिहाद पे जो कुछ पढ़ा रहे हैं ये, और देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कह रहे हैं शरीयत में, शरीयत मतलब इस्लामी कानून में, जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। तो ये कोई टोटल डिस्टॉर्शन है, कौन इसको स्वीकार कर लेगा? लेकिन वो बच्चा जिसका मैंने जिक्र किया आपसे कि जो आता है वो जिस बैकग्राउंड का होता है, उसका एक्सपोजर कोई और नहीं होता, उसके दिमाग में ये पक्का बैठ जाता है भाई कोई
अच्छे परिवारों के लड़के तो नहीं जाते ना जिहाद करने के लिए। जाता कौन है? ज्यादातर तो वही जाते हैं जो विकसित, जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। कौन जाएगा? और वो मस्तिष्क विकसित ना हो, उसका एक ही तरीका कि उसको कुएं का मेंढक बना दो। क्या आपको लगता है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिम समुदाय में वो विश्वास जो होना चाहिए था वो नहीं है, और अविश्वास की भी इंतहा है? क्या आपको ये लगता है, और अगर लगता है तो क्यों? ये है कि मेरी सोच अलग है। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में हमें चिंता करनी चाहिए कि नागरिक क्या सोचता है। मैं ये देखने को भी तैयार नहीं कि कौन समुदाय क्या सोचता है। सोचा करें। 150 साल से अंग्रेज ने हमें यही सिखाया था कि हमारी सोच, इस देश की सोच एक नहीं है, धर्म के नाम पे बटी हुई सोच है। मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं देखना भी नहीं चाहता अगर बटी हुई है तो। मैं तो उन लोगों की सोच समझना चाहता हूं कि जो भारतीय हैं और भारतीय नागरिक के नाते क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, कमाल का बोला उन्होंने। और मुझे याद है कि हमने इनकी आपकी अदालत में भी किया हुआ है पूरा, तो उसमें भी बहुत इंप्रेसिव इन्होंने बोला था, और बिल्कुल मतलब दिल खोल के बताते। उन्होंने कहा मैंने तो पूरा स्टडी किया है, मैं तो खुद मतलब मुस्लिम हूं, मुझे पता है क्या है। तो जिस तरह से वो इसमें भी यही बोल रहे थे कि ट्विस्ट करके लोगों को, मतलब उस टाइप से, जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्रेन वॉश, में तो यही वर्ड यूज करती हूँ कि ब्रेन वॉश, बचपन से ही आपको ब्रेन वॉश करते जाएंगे। तो वही कह रहे हैं ना कि कुएं का मेंढक बना दिया, आपको कुछ पता ही नहीं, कोई एक्सपोजर ही नहीं है। जब आपने बस यही सुना हुआ है तो फिर आप वही गलत रास्ते पे लग जाओगे। और वो वही उसके बता भी रहे थे कि कैसे उनको बताया जाता है कि सबसे जो एग्री भी नहीं करता वो भी तुम्हारा दुश्मन है, उसको भी खत्म कर दो। तो और जिस तरह से कह रहे थे कि मैं ये नहीं सोचता कि इंडिया में ये रिलीजन वाला क्या सोच रहा है या वो क्या सोच रहा है, मेरे लिए एक इंडियन क्या सोच रहा है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं। और अगर ऐसी सोच हर की हो जाए ना तो मजा आ जाए। जो हर बारी कोई ना कोई वायलेंस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो रिलीजन के बेसिस पे कोशिश करते हैं कि हम वोट ले लें, सब उनकी गेम जो है ना खत्म हो जाएगी। और उनको रियलाइज हो जाएगा कि पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा काम करोगे वोट मिलेगा, अच्छा काम नहीं करोगे वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम वोट लेने की चालाकियां करोगे, काम नहीं चलेगा। क्या तुमने अच्छे काम किए जब तुम पावर में आए? नहीं किए, नेक्स्ट टाइम नो वोट फॉर यू। तो अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुनकर। राइट, तो अच्छे इंटरव्यू है। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है क्या कॉन्टेक्स्ट था इस इंटरव्यू का। पता नहीं किसी के पिन पॉइंट कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बार क्योंकि ये जब भी शुरू हुई है तो बेसिकली ये पूछ रहे थे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ये भी बात यही कह रहे थे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कोई जानता नहीं है। आप विलेज में जाइए, 100 बंदे में से 5 बंदा तक जानता नहीं है। आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आप लोग उसको आगे बढ़े। वो भी बड़े खुश हो रहे हैं कि आप लोग बोलते हो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और वही उसी का क्रिटिसिज्म मोस्टली चला था कि ऑर्गेनाइजेशन सब बकवास है। वो लोग चाहते हैं कि एक तरफ हिंदू, मतलब हम हिंदुस्तानी, एक तरफ हम कुछ और, अपनी पहचान भी है, वो कौन सी पहचान है। तो मतलब काफी कंफ्यूजन था। मगर बेसिकली वो यही कह रहे थे कि दूसरे लोग जो है उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उनको आगे मत बढ़ाओ, तुम ही लोग बढ़ा रहे हो। उनका मेन एजेंडा यही है कि पॉलिटिशियंस के पास जाओ, उनसे लो और कहो कि हम तो आपको हमारे जो भी है उनके वोट सारे आपको दिलवा देंगे। हाँ, तो यही ऐसा लगा था। तो उसी की मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो काफी अच्छा इनके हमने जैसे पहले भी देखे हुए हैं, तो वेरी नाइस टू सी कि वो कुछ मुद्दे पे, और वो बार बार कह रहे थे कि मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बार बार बता चुके हैं और दोबारा बता देता हूँ। तो जो भी था अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।